नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। क्या आपको और आपके बच्चे को पेट दर्द या दस्त की शिकायत रहती है? क्या आपका बच्चा क्लास में सबसे छोटे कद का है और अक्सर थकान महसूस करता है? क्या आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है? तो क्या आपको जरा सा मुड़ने में आपके पैर की हड्डी टूट गई है? क्या आप जानते हैं कि इन सब का एक सामान्य कारण भी हो सकता है, और वो है सीलिएक रोग। ये गेहूं, जौ, राई और ओट्स में पाए जाने वाले एक प्रोटीन, जिसको ग्लूटेन कहते हैं, इससे हो सकता है। अनुमान है कि देश में करीब 50 लाख लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, और आज हम इसी बीमारी पर चर्चा करेंगे। और इस बीमारी के कारण, लक्षण और उपचार पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे चिकित्सा जगत के कुछ जानकार जुड़ेंगे, जो इस पूरी बीमारी को लेकर तमाम जानकारियां हमें देने वाले हैं। तो मोटी एक बात हम आपको बता देते हैं कि सीलिएक रोग में ग्लूटेन खाने से छोटी आंतों को नुकसान होता है, शरीर को पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते, जिसके परिणाम स्वरूप कई रोग और लक्षण सामने आ जाते हैं। तो वो क्या कुछ इसके लक्षण हैं, किस तरह की समस्याएं इससे पैदा होती हैं, और वो समस्याएं कितनी बढ़ सकती हैं, और कैसे उनसे बचा जा सकता है, इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व अधीक्षक सुप्रिटेंडेंट एम्स रायपुर से, और हमारे साथ डॉक्टर नीरज जैन, गैस्ट्रोलॉजिस्ट। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर नीरज, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर सीलिएक क्या है ये बीमारी? जो सीलिएक डिसीज है, मोस्टली ये बच्चों में, एडल्ट्स में बीमारी मिलती है और करीब 10 से 20% पॉपुलेशन में और ये बीमारी रहती है। किसी में बहुत जल्दी अर्ली डिटेक्ट हो जाती है, किसी में बहुत लेट डिटेक्ट होती है। इसमें मेन जो ग्लूटीन जो अपने खाने में आता है, जो गेहूं के माध्यम से, राई के माध्यम से, बालने के माध्यम से जो अपना शरीर में, तो इस ग्लूटेन के विरुद्ध में शरीर अपना काम करता है और एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करता है। और वो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से शरीर में आंतों में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, आंतें सूज जाती है। और इसकी वजह से मरीज को पेट में दर्द, दस्त, डायरिया, अपच होना, कुपोषण होना, माल नरिशमेंट होना, विटामिन की कमी होना, कैल्शियम की कमी होना, तो पेट दर्द होना, उल्टी होना, ये कंप्लेंट्स मरीज हमारे पास लेके आता है। और फिर सोनोग्राफी द्वारा और ग्लूटेन लेवल चेक करके और मल्टीपल जांचें करके हम लोग इसका बीमारी की जानकारी लेते हैं, ये बीमारी है, और उसके बाद उसका उपचार ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर नीरज, क्या कुछ और ऐसे लक्षण हैं जो शरीर पर हमें महसूस हों? क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आमतौर पर, जैसे उल्टी या पेट दर्द या दस्त, तो हम ये सोचते हैं कि चलिए कुछ हो सकता है, कुछ गलत खा पी लिया या इसकी वजह से ये शिकायत हो गई। लेकिन इसकी पहचान कैसे हो कि ये सीलिएक जैसी एक गंभीर बीमारी भी हो सकती है? सीलिएक डिसीज जो है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये आपको शरीर के अंदर आपकी जीन्स की डिफेक्ट की वजह से या जेनेटिक डिसीज की वजह से आपको ये हो रहा है। तो डॉक्टरों को भी आमतौर पे ये जानकारी पता करने में, स्टार्टिंग में हमारे पास मरीज आता है तो सबसे पहले हम उसको एंटीबायोटिक्स के साथ में, पेट दर्द की दवा के साथ में, डायरिया की जैसे ट्रीट करते हैं। लेकिन जब मरीज बार बार उसको प्रेजेंट करता है और फिर जब हम उसकी डाइटरी हैबिट्स को हम फॉलो अप करते हैं कि यार ये खाने के बाद ही इसको ऐसा हो रहा है, या ये तत्व लिया है इसके बाद इसको ऐसी दिक्कत हो रही है, और फिर सोनोग्राफी करा के, एंडोस्कोपी करा के फिर हम लोगों को बीमारी पता चलती है। कभी कभी HLA टाइपिंग कराना पड़ता है, उससे समझ में आता है कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, और उसके बाद फिर उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। चलिए, डॉक्टर करण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर करण, सीलिएक को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से हम इसे और समझ सकते हैं आसान भाषा में? किस तरह की ये बीमारी है, क्या कुछ इसके लक्षण हैं? आसान भाषा में आपने बोला तो मुझे याद आता है पुराना मंजर, जब हम लोग आदिवासी जिलों में पदस्थ रहते थे और तहसील ब्लॉक में रहते थे, तो वहां पर वो जो कतार रहती थी मरीजों की OPD में, टेबल के सामने हमारे कम से कम 40-50 बच्चे, माताएं, आदमी लोग खड़े रहते थे और 150-150 लोगों की भीड़ प्रतिदिन देखने मिलती थी। उन्हीं बच्चों में 2-3-4 बच्चे ऐसे आया करते थे, माँ लेकर के आती थी, भाई बहन भी रहते थे कि इसको कोई भी चीज खिलाओ तो इसे अंग में नहीं लग रहा है। तो हमको भी उस समय ये, हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे कि इसको सीलिएक रोग है या ये बीमारी से ग्रस्त है, लेकिन हम लोगों ने जो पढ़ा था उससे क्लासिकल जो सिम्टम होते थे, उसके प्रेजेंटेशन होता था
आंख से लेकर के, सिर से लेकर के और पैर के नाखून, पैरों तक, उसमें पूरे साइन और सिम्टम्स पाए जाते हैं। हमारे साथ में बहुत अच्छे युवा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा मैं अपने प्रदेश की जनता को कि इतनी खास जानकारी जो हमेशा चिकित्सकों के द्वारा, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, आसपास के लोगों के द्वारा, कईयों के द्वारा इसको नेग्लेक्ट किया जाता है, और घर में एक आम बच्चा जैसे स्वस्थ बच्चे रहते हैं, उनके बीच में वो बीमार ग्रस्त बच्चा पड़ा रहता है, और उसका किसी भी प्रकार से ना लक्षण का पता करते हैं, ना जांच पता करते हैं, ना उसका इलाज किया जाता, ना इसकी रोकथाम की जाती है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने और आपने भी शुरू में उसका इंट्रोडक्शन दिया कि ये एक बीमारी सीलियक डिसीज है, जो मेडिकल भाषा में बोलते हैं। ये ग्लूटेन करके होता है, जो बार्ली में, राई में, गेहूं में और बहुत से प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो आजकल हमारे बच्चे लोग खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जैसे आइसक्रीम है और जो बाजार के जो और कैंडी फूड वगैरह रहते हैं, या बहुत सी चीजें मिलती हैं, बिस्किट्स हैं, ब्रेड्स हैं, उसमें इस प्रकार के बेवरेजेस जो बिकते हैं उसमें ग्लूटेन पाया जाता है। और अगर आप उस प्रकार बच्चों में ऐसे बाजार की चीजों में जो पैसे लेकर के और रोड के किनारे जो ठेले या दुकानें लगी रहती हैं जिसमें ग्लूटेन होता है, वो वाली चीजें खाएंगे तो बच्चों का डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि ये जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत होती है, वहां पर भोज्य पदार्थ हमारा एब्जॉर्प्शन होता है उसका, उसमें प्रोटीन का, विटामिन का, फैट का और दूसरे और मिनरल्स का, सबका एब्जॉर्प्शन होता है। तो ग्लूटेन क्या करता है, जो विलाई होती हैं, जो ऊंची ऊंची जो इंटेस्टाइन में होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ये, और ये छोटी आंत में इसको, उसकी सेल्स को डैमेज करती है। सेल्स डैमेज होंगी तो ये डिप्रेस हो जाएंगी, बीमार हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी और नुकसान होगा उनका, और एब्जॉर्प्शन की जो क्षमता होती है सेल्स की, प्रोटीन, विटामिन की और मिनरल्स की, फैट की, ये सब घट जाएगी और लैट्रिन के द्वारा निकल जाएगी। तो इनको लूज मोशन भी होता है, डायरिया बोलते हैं जिसको, बार बार पतली टट्टी जाएंगे तो जो खाया पिया रहता है वो निकल जाता है। लेकिन सर आपको बीच में टोकना चाह रहा हूं। आप ग्लूटेन को लेकर चर्चा कर रहे हैं और गेहूं इसमें आमतौर पर मुख्य एक स्रोत ग्लूटेन का बताया जा रहा है। आज के समय में खास करके हम अगर उत्तर भारत की बात करें तो गेहूं का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हमारे खान पान में। सुबह हम नाश्ता करेंगे पराठे का, उसमें गेहूं का आटा होगा, दोपहर में रोटी खाएंगे, शाम को भी रोटी खाएंगे। तो क्या फिर हमें गेहूं बिल्कुल त्यागना होगा, या फिर कुछ और ऐसे अनाज है जिन्हें हमें अपने भोजन में शामिल करना होगा? प्रश्न किया है, यही चीज मैं जानकारी देना चाहता हूँ आपके भी, जो इस प्रकार के नेग्लेक्टेड बच्चे हैं जिनको आप खिला पिला तो रहे हैं कि आपने बोला साहब अगर गेहूं नहीं खिलाएंगे, जो बाजार से हमको खरीद के देते हैं, सरकार देती है, हम लोग पैदा करते हैं, तो इसको और क्या खिलाएं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपके बच्चों का पोषण अच्छा होते हुए भी उनका डेवलपमेंट, उनका मांसपेशियों का, उनका ज्वाइंट्स का, उनके चेहरे का, उनके बालों का, उनकी आंखों का, उनकी जीभ से, उनके नाखूनों से, इससे आप सब प्रकार से पकड़ सकते हैं कि ये क्यों ऐसा सूखा सूखा स्किन है, आंखों में उसके विटामिन की कमी के कारण ड्राइनेस है या कम दिख रहा है, या बालों में क्यों रूखा सूखापन है, चमड़ी से क्यों उस प्रकार की डेड स्किन गिरती है, और बच्चा क्यों नहीं डेवलप होता, क्यों सुस्त पड़ा होता है। अगर आपके शरीर में प्रॉपर जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स नहीं मिलेगा तो आपका मेंटल स्टेटस भी खराब होता है, फिजिकल भी खराब होता है, न्यूरोमस्कुलर जॉइंट्स भी खराब होते हैं, लिवर भी डैमेज होता है। एक उदर होता है जिसके हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर साहब, उदर में इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सब होता है, वहां से डाइजेशन होकर के फूड मटेरियल और विटामिन वगैरह जो हमारे शरीर को खूबसूरत बनाती है, नॉर्मल रखती है, हमारे हार्ट को मजबूत करती है, हमारे ब्रेन को, हमारे लंग्स को, हमें इम्यूनिटी प्रदान करती है। सबसे बड़ी चीज जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसे मजबूत करती है, और ये जो ग्लूटेन होता है इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। जब आपके बॉडी में कोई भी चीज आपको डाइजेस्ट नहीं होगी, आपको आपके शरीर में उसका इस्तेमाल नहीं होगा, और आप खा रहे हैं नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले रहे हैं, तो आपका शरीर प्रॉपरली डेवलप ना होकर के अंडर डेवलप रहेगा। चाहे शरीर हो, चाहे आपका दिमाग हो, चाहे आपके अंग हो, चाहे आपकी हाइट हो, चाहे आपका मोटापा हो,
ये प्रॉपर नहीं होगा और बच्चा हर प्रकार से कमजोर दिखाई दिखेगा। अलग पहचान में आता है वो बच्चा कि 10 लोग खड़े हैं, उसमें से 8 लोग बहुत स्वस्थ हैं, क्या गाल चमक रहे हैं, क्या हेयर स्टाइल है, क्या हाथ पैर डेवलप, और वो बच्चा सूखा हुआ ये एक प्रकार से कुपोषित हो जाता है। और इसकी डायग्नोसिस भी, कंफर्म डायग्नोसिस आपकी एंडोस्कोपी से डॉक्टर साहब लोग करते हैं जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, और उसकी बायोप्सी टुकड़ा निकाल करके उसको पहचान लेते हैं बीमारी को, और मरीजों को और उसके रिश्तेदारों को उससे रोका जाता है इस प्रकार के भोज्य पदार्थों से। और सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट और दवाइयां भी दी जाती है, डेप्सोना करके मुझे याद आ रहा है कि एक गोली दी जाती है इसमें। और दूसरे पदार्थ जो आप देखेंगे, जो मांस खाने वाले मांसाहारी होते हैं, फिश खाते हैं, मटन खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, और कई प्रकार के ग्रेन्स हैं, दालें हैं, चावल हैं, गेहूं कई प्रकार से उसका वो रहता है वो खाते हैं, राइस फ्लोर खाते हैं, और मैं समझता हूँ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे आपके बॉडी को डेवलप करने के लिए इसके एवज में आप ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। क्योंकि सीलिएक बीमारी नेग्लेक्टेड तो है, लेकिन लोगों को इसका नॉलेज भी नहीं है। बहुत से लोग दूसरी बड़ी बीमारियां देख करके उसका जांच इलाज भी कर लेते हैं, जांचें हो जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन हो जाते हैं। सीलिएक बीमारी का बहुत कम सुनने में आता है, और 1000 में एक लोग को, एक व्यक्ति को भी होता है इस प्रकार का इसका इंसिडेंस है। और एक्सपर्ट हमारे डॉक्टर लोग खुद बताते हैं कि इसका प्रॉपर अगर जांच पहचान नहीं होती है तो बच्चे का जो जीवन है, आजकल एक ही बच्चा रहता है, मैं बार बार कहता हूं कि अपने 1 या 2 बच्चे जो रहते हैं इनको बहुत संभाल के रखने की चीज है, चाहे वो कोरोना का इन्फेक्शन हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे जिसके लिए वैक्सीन वगैरह बचपन से लगते हैं वो हो, और चाहे सीलिएक बीमारी हो। अगर 1000 में एक को भी होता है तो ये बड़ा फिगर है। हर बच्चा हमारा देश का, हमारे परिवार का, समाज का, और खास करके जिस तरह की हम जो डिजीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इस तरह की जो बीमारियां उन पर लोग गौर नहीं करते, उन्हें एक आम और साधारण बीमारी समझ लेते हैं कि हो सकता है इसने पानी ना पिया हो, इसकी वजह से इसे उल्टी हो गई, या कुछ गलत खा लिया जिसकी वजह से दस्त हो गए, लेकिन उस पर गौर नहीं फरमाते हैं कि ये खाना क्यों नहीं खाता है। उस पर भी मुझे और याद आ रहा है, बहुत सी बच्चियां आती थी माँ के साथ में, माँ बोलती थी डॉक्टर साहब इनको 12, 13, 14 साल की हो गई, लेकिन प्रॉपर इनको मेंसेस नहीं आते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं पूरे मेंसेस, आगे पीछे ज्यादा कम इस प्रकार से आते हैं। तो इसका जो इफेक्ट है जेनेटिकली पूरे शरीर में होता है, इम्यून सिस्टम डिप्रेस हो जाता है, उसका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसका नाम ही है। इंटेस्टाइन से प्रोटीन विटामिन का एब्जॉर्प्शन आयरन का नहीं होने से मासिक धर्म भी बदल जाता है, एंडोक्राइन डिस्टर्ब हो जाते। इंटेस्टाइन का अगर डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ या नॉर्मल इंटेस्टाइन नहीं, तो ये मान के चलिए कि आपका पूरा शरीर रोगग्रस्त होना शुरू हो गया है, चाहे वो थायराइड हो, चाहे पिट्यूटरी हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे लंग हो, सब में आपकी जो क्षमता जो नॉर्मल होनी चाहिए एक व्यक्ति की, चाहे महिला पुरुष बच्चे हो कोई भी हो, वो कम हो जाती है। उससे वो डलनेस होती है, उसको पेट फूला सा रहता है, जिसको ब्लोटिंग भी बोलते हैं, गैस बनती है, और उसका नॉर्मल जो होना चाहिए एब्जॉर्प्शन वो नहीं होने के कारण अनेकों रोग डेवलप होते हैं। एमेसिस हो, उसको वॉमिटिंग होगी, उसको जी मिचली आएगी, गैस्ट्राइटिस होगी, सब कुछ होता है। डॉक्टर साहब से पूछिए, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से समझाएंगे, मैं समझता हूँ। मेरा भी अनुरोध है कि आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, आप प्रदेश की जनता को और मीडिया के मार्फत से अच्छा जानकारी देंगे तो बहुत उसका महत्व भी बिल्कुल होगा। और हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि लोगों में जागरूकता आए। जिस तरह की जो समस्याएं लोगों को होती हैं और उन्हें आमतौर पर आम समस्या समझ लिया जाता है, लेकिन वो गंभीर बीमारी का रूप ले सकते हैं, उसी को लेकर हम लोगों को जानकारी देने का काम आप जैसे वरिष्ठ चिकित्सकों के द्वारा जानकारी लेकर लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर नीरज, जिस तरह से अभी तमाम समस्याएं हमने इसमें शामिल की, लेकिन अगर खान पान बिगड़ता है तो सबसे पहले क्या हम ये मान सकते हैं कि जो कब्ज जैसी बीमारियां हैं या गैस जैसी परेशानियां हैं, ये हमें एक संकेत देती हैं कि आपके पेट के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है? बिल्कुल। जब अपन बच्चे लोग जो रहते हैं या जो अडल्ट रहते हैं, मेनली ये ऑटोइम्यून बीमारी है। तो जब बच्चे लोगों को पेट में, अक्सर बच्चे लोग कंप्लेन करते हैं भैया हमें पेट में दर्द हो रहा है, गैस हो रही है, मोशन से संबंधित दिक्कत हो रही है, उनका ओवरऑल ग्रोथ जो है
पूरा जो उनका शरीर जैसा बड़ा होना चाहिए वैसा प्रॉपर बड़ा नहीं हो रहा है। सर ने बताया जैसे बालों में इफेक्ट आता है, माल कुपोषित बच्चे ऐसे लगता है अपन खिला पिला रहे हैं बच्चों को अच्छे से, लेकिन शरीर को लग ही नहीं रहा है। तो बच्चे इस टाइप से जब हमें प्रेजेंट करते हैं कि भैया ये ऐसा हो रहा है, तो स्टार्टिंग में कोई भी पीडियाट्रिशियन हो, सर्जन हो, कोई भी डॉक्टर हो, वो ये कहता है कि हाँ हो सकता है कि पेट में आंतों में इन्फेक्शन वगैरह होगा, और उसके बाद वो उसको इन्फेक्शन की तरह कुछ समय ट्रीट करते हैं। थोड़े समय में मरीज को परहेज रखने की सलाह देते हैं, इससे थोड़े बहुत सिम्टम्स सबसाइड होते हैं, लेकिन बच्चे की हालत में सुधार कुछ भी नहीं होता, खाना की राइड वही रहती है। फिर 2-3 बार जब डॉक्टर के पास मरीज विजिट करता है, तब फिर अगर डॉक्टर को उस बीमारी के बारे में जानकारी होती है या फिर वो हायर सेंटर भेजता है, तब फिर इस बीमारी का डायग्नोसिस बन पाता है कि यार इसको हो सकता है सीलिएक डिसीज हो, और उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो उसकी डाइट सबसे पहले हम लोग मॉडिफाई करते हैं कि जो ग्लूटीन है, जिस भी कारण से वो ग्लूटीन उसके शरीर में पहुंच रहा है, वो ग्लूटीन को अवॉइड करें, और ग्लूटीन की जगह, वो डाइट की जगह ग्लूटीन की जगह कुछ दूसरा रिप्लेसमेंट अपन उसको दें जिससे उसका शरीर को पोषण मिले। साथ में मल्टीविटामिन देते हैं, शरीर में इन्फेक्शन की चांसेस रहते हैं तो एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स रहता है उसको भी ट्रीट करते हैं, पूरे मिनरल्स उसको देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं, एंडोस्कोपी करा के उसकी जांच करते हैं, आंतों की जांच करते हैं, मल की जांच करते हैं कि कहीं पेट में कीड़े वगैरह तो नहीं है, क्यों नहीं कुपोषण है। टीबी की वजह से भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि कहीं पेट की टीबी वगैरह तो नहीं है। तो मल्टीपल चीजों की जांच करके फिर डॉक्टर सर्जन जो है वो सीलिएक डिसीज के निष्कर्ष में पहुंचता है कि इसको सीलिएक बीमारी है, और फिर उसको लाइफ लॉन्ग ये आपका डाइटरी मॉडिफिकेशन करके रखना पड़ता है ताकि उसको सिम्टम्स वापस ना आए। और बीच बीच में कभी क्या होता है कि मरीज या बच्चे ये चीजें गलती से खा लेते हैं और एकदम से फिर ये बीमारी फिर वापस ट्रिगर कर जाती है, फिर उसको इम्यूनोसप्रेशन करके या फिर डाइट मॉडिफिकेशन करके फिर वो ट्रीटमेंट उसका फिर वापस स्टार्ट करना पड़ता है। सर एक बात यहाँ पर और जानना चाहेंगे, जैसे हम ग्लूटोन को एक इसमें मुख्य कारक मान रहे हैं कि ये एक बड़ा कारण होता है इस तरह की समस्याओं को, भोजन की जो थाली है उस थाली में ग्लूटोन को कम कैसे किया जाए, उसकी जगह पर और वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें और मात्रा उनकी बढ़ा करके रोटी जो है उसका कम इस्तेमाल किया जाए, और कुछ ऐसी चीज़ें हों जो रोज़ जिनको सब लोग बहन कर सकें, रोज़ उसका इस्तेमाल कर पाएँ, ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम थाली में अपने खाने की में शामिल करें। ड्राई हो गई, रोटी हो गई। रोटी का रिप्लेसमेंट साउथ इंडिया में देखिए कितने सब लोग चावल खाते हैं, तो रोटी का रिप्लेसमेंट देखिए एकदम सीधे सीधे कार्बोहाइड्रेट आपका चावल है। आप सब्जियां खूब सारी खाइए, आप फ्रूट्स खूब सारे खाइए, आप दाल लीजिए, आप चावल लीजिए। तो इस तरीके से अपन रोटी की जगह दूसरे पदार्थ से अपने शरीर का पोषण कर सकते हैं, और रोटी, बालडे और राइस को अपन अवॉइड कर सकते हैं। बाजार का जो फास्ट फूड है जिसमें ग्लूटीन रहता है, आइसक्रीम में ग्लूटीन रहता है, लिपस्टिक्स वगैरह में ग्लूटीन रहता है, जो बाजार के कुरकुरे और ये सब खाते हैं इनमें भी ग्लूटीन की मात्रा की जाती है। तो ये चीजों को अपन अवॉइड कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, और इसके रिप्लेस से रिप्लेस कर सकते हैं, सब्जियों से रिप्लेस कर सकते हैं, और दालों से रिप्लेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे माध्यम है इसको रिप्लेस करने के। जरूरी नहीं है आमतौर पर लोग यही कहते हैं कि जब तक 4-6 रोटी ना खा ले तब तक पेट तो हमारा भरता ही नहीं है, भले ही कितना कुछ सामान रख दो आप थाली में। ये होता है, लेकिन बच्चे जो स्टार्टिंग में रहते हैं इनको स्टार्टिंग में ही ये बीमारी डायग्नोज हो जाती है या पता चल जाता है, तो उस समय अपन इजीली बोल सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं चावल वगैरह से। और उसके अलावा कोई अगर ये खाएंगे तो इसका ना ऑपरेशन होना है ना कुछ होना है। खाएंगे, आंतों में सूजन आएगी, मरीज अपने आप ही इसको खाना बंद कर देगा, रोटी खाना खुद ही समझ जाएगा कि इसको खाने से मेरे को परेशानी होती है, और जो किसी भी चीज से कहीं नहीं होती। टाइम के साथ धीरे धीरे रोटी अवॉइड करेगा तो बंद हो जाएगी, तो मरीज अपने आप ही बंद कर देगा। ऐसा नहीं है कि 40 साल का आदमी आया और सीलिएक डिसीज लेके आया, जो आएगा वो 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल में आ जाएगा, उसको लाइफ स्टाइल मॉडिफाई कर देंगे और उसका ट्रीटमेंट वैसा स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसी कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है कि ये दवाई खा लोगे और आपका सीलिएक डिसीज सही हो गया। उसके ट्रीटमेंट ये है कि आप ग्लूटेन जो है वो आपको अवॉइड करना है, यही उसका ट्रीटमेंट है, और कोई ट्रीटमेंट नहीं, और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट करना है। सर एक सवाल आपके लिए आया है कि अक्सर आज के समय में बड़ी समस्या गैस को लेकर हो रही है, लोगों के जो दिनचर्या है उसमें पता नहीं क्या वजह है कि जिस वजह से लोग गैस से ज़्यादा पीड़ित रहते हैं और बड़ी समस्या रहती है, उसकी वजह से उन्हें काफ़ी तकलीफें भी होती हैं। तो ऐसी क्या वो दिनचर्या में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करें जिसकी वजह से सुबह से ही उठकर उन्हें इस तरह की समस्या से ना जूझना पड़े? जो हमारे पास आजकल मरीज आ रहे हैं सब लोगों को पेट से संबंधित दिक्कतें खूब सारी हो गई हैं, और मेरी सबको 3 चीजों की बिल्कुल बेसिक सलाह रहती है जो भी मुझे पर्सनली मिलके आके दिखाने आता है। सबसे पहला रहता है पानी।
सबको मैं बोलता हूँ जितने मरीज आते हैं कि आप 4 से 5 लीटर पानी हमेशा पीजिए और 24 घंटे में 4 से 5 लीटर पानी पीना है और 8 घंटे पर सोते हैं तो 16 घंटे में आपको 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। मतलब हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी 24 ml करीब वो हो जाता है। इससे आप अगर ये पानी पिएंगे तो ना आपको कभी कब्जियत होगी, ना गैस की दिक्कत होगी, ना आपको पथरी की दिक्कत होगी, ना अस्पताल आपको विजिट करना पड़ेगा बार बार। दूसरी चीज मैं सबको सलाह देता हूँ, सलाद। लोगों ने सलाद खाना बिल्कुल बंद कर दिया, कम कर दिया, घरों पे सलाद बनती ही नहीं है। अगर आप सलाद खाएंगे, खाने में डाइट में सलाद अच्छी क्वांटिटी लेंगे, 1 कटोरी सलाद अगर खाएंगे तो आपको बाबासीर, पायल्स वगैरह की दिक्कत कभी होगी ही नहीं। तो पानी, सलाद। और तीसरी चीज होती है वॉक। लोगों ने चलना बिल्कुल बंद कर दिया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, लोग ऑफिस जाते हैं, बैठे बैठे काम करते रहते हैं और चलना फिरना बिल्कुल बंद कर दिया है। और दूसरी चीज है कि जो रात को खाना खाना लोगों ने चालू कर दिया है, रात को 8-9 बजे खाना खाते हैं और 9 बजे टीवी देख के 10 बजे तक कम सो जाते हैं। तो जो रात का खाना खाते हैं और उसके बाद जो 3-4 घंटे का अंतर होना चाहिए और कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, वो लोगों की बंद हो गई। तो ये मैं 7 बजे या 6 बजे खाना खाने का बोलता हूँ शाम को, तो उससे 3-4 घंटे का जो ब्रेक मिल जाता है, मतलब आंखों काम करने की एक्टिविटी, तो उससे उनको गैस में बहुत फायदा मिलता है। और वॉक करने की सलाह जो मैं देता हूँ सबको, तो इससे जो गैस की दिक्कत है ये कम हो जाती है, नॉर्मली देखा गया है। बड़ी महत्वपूर्ण ये जानकारी आपने दी है और मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या आगे जिस तरह से हम इस कार्यक्रम को विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाद में भी प्रसारित करते हैं, तो उन तक जो लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे उन महत्वपूर्ण ये जानकारियां उनके पास पहुंचने वाली हैं। डॉक्टर करण, खान पान को लेकर हमने चर्चा की और खास करके जो बीमारी के लक्षण थे उन पर चर्चा की, उसके कारण भी हमने जानने की कोशिश की कि किस वजह से ये होते हैं। अब इसके इलाज को लेकर अगर हम बात करें तो इसका इलाज कैसे संभव है? क्या दवाइयों से ही इसका इलाज अ, ठीक रहेगा या फिर कुछ और ऐसी चीजें रहेंगी जिसकी वजह से इस तरह की समस्याओं को हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है? एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये। मैं समझता हूँ कि इलाज अगर कवर नहीं होगा और बीमारी की जानकारी भी हो गई है तो इससे कैसे बचा जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो मूल कारण है इसका, जो काजेज है, इसको प्रिवेंट करना पड़ेगा। ग्लूट से संबंधित आपका जो भोजन है, 3-4 प्रकार का डॉक्टर ने बताया है साइंटिफिकली। ग्लूट जो है ये कुछ है, जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें यह नहीं पाया जाता और सभी प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उन लोगों में होता भी नहीं है। जो ज्यादा संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं इस बायोकेमिकल पदार्थ से, जिसे ग्लूटेन कहते हैं जी, वो सभी जगह सभी भोजन पदार्थ में नहीं होता है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपकी जीवनचर्या जो है, जीवनचर्या आपको बदलनी पड़ेगी। चाहे बच्चे हों वो खेलने के लिए, सुबह शाम खेलने के लिए, जैसे पहले के बच्चे 8-10 साल के से बड़े जो बच्चे हैं ये सब कबड्डी खेलते थे, फुटबॉल खेला करते थे, सभी बच्चे खेलते थे गांव में, मोहल्लों में, पड़ोस में, और दौड़ते भी थे। स्कूल में प्रतियोगिताएं हुआ करती थी, वॉलीबॉल खेलते थे, खो खो खेलते थे, अनेक प्रकार के जो खेल हैं, जैसे गिल्ली डंडा भी कहते हैं, इसमें दौड़ना पड़ता है। तो बच्चा जितना चलेगा, फिरेगा, खेलेगा, उतनी ज्यादा उसको भूख लगेगी, उसका शरीर, उसको डिमांड उसकी बढ़ जाएगी भोजन करने की। और माताएं भी अच्छे अच्छे पदार्थ बना करके घर में खाने के बच्चों के लिए रखती हैं और बच्चा आएगा खेल करके और खाएगा। लेकिन आजकल के बच्चे ना ही अच्छे से खेलते हैं और ना ही अच्छे भोजन खाते हैं। सब फास्ट फूड खाने के नतीजे के बच्चों का जो शरीर है वो चर्बीला दिखता है, चेहरे में पफीनेस होती है, विटामिन की कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है, फैट ज्यादा उनके शरीर में पेट में रहता है और वो शरीर जो रहता है वो उतना काम का नहीं रहता। वो दौड़ भी नहीं सकता, मजबूत कार्य जिसमें ताकत लगती है या स्टेमिना लगता है वो उसे कर भी नहीं पाता है। तो आपका भोजन पदार्थ आपकी माँ और बाप जो बच्चों के होते हैं, घर के जो पेरेंट्स होते हैं, जो जागरूक पेरेंट्स हैं, उनके भोजन का ख्याल रखें। डॉक्टर साहब ने बताया पानी का, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग भी कभी कभी गलती कर जाते हैं, ठंड में 2 लीटर पानी, 1.5 लीटर पानी भी नहीं पी पाते हैं। इसे जबरदस्ती पीना पड़ेगा, बार बार पीना पड़ेगा। आजकल सब लोगों को फिल्टर वाटर मिलता है, कुएं का, नदी का पानी पीने की जरूरत नहीं है और बीमारियां भी दूसरी होती नहीं है। साफ सुथरा माहौल है, स्वच्छता पे ध्यान देते हैं,
बचाव, बीमारियों से बचाव के लिए बहुत से संसाधन अपनाए जाते हैं, गाइडलाइंस हैं, तो सभी लोग स्वस्थ रहते हैं। हम बात करते हैं सीलियक डिसीज की, इसका रोकथाम करना बहुत जरूरी। तो डाइट कंट्रोल प्लस आपका डाइट का एडिशन, दूसरा आपकी दिनचर्या का कंट्रोल, तीसरा आपका यह जानकारी पक्की होनी चाहिए, बायोप्सी प्रूफ कि ये सीलियक डिसीज ही है, तभी आप इस प्रकार से गेहूं को छोड़े। नहीं तो पता चला कि आपको दूसरी और विटामिन की डिसीज है या बीमारियां हैं या कुपोषित हैं कई कारणों से, उसके कारण आपको शरीर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो ये चिकित्सकीय जांच के बाद में कंफर्म होगा जब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट चिकित्सक के द्वारा, तभी आप इसको सीलियक डिसीज मानेंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। नहीं तो आपको खाना पीना जो है, जो नॉर्मल सभी लोग खाते पीते हैं, उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। गेहूं तो इतना अच्छा खाना है कि आपके सुबह शाम हर प्रकार के भोज्य पदार्थों में इसकी उपस्थिति रहती है। अब राई का परहेज कर सकते हैं, बार्ली का परहेज कर सकते हैं, और विटामिन के लिए और प्रोटीन के लिए दूसरे खाना ले सकते हैं। आप नॉनवेज लेते हैं, एग्स लेते हैं, नॉनवेज में हर प्रकार से प्रोटीन भी मिलता है, फैट भी मिलता है। बिल्कुल, यानी कि हम मान सकते हैं कि जो खान पान है उसको थोड़ा सा हमें सुधारने की जरूरत है, सुधारना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर इस तरह की किसी को भी शिकायत है, किसी को भी ऐसा लग रहा है कि ये कंटिन्यूटी में ये शिकायत बनी हुई है, लगातार सही नहीं हो रही है, तो तुरंत आप चिकित्सक के पास जाइए, जाकर दिखाइए, जांच कराइए, और जिस तरह से डॉक्टर चार्ट देते हैं उस चार्ट को पूरी तरीके से फॉलो कीजिए, तो इस तरह की समस्याएं दूर हो सकती हैं। लेकिन दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण जो आज हमें सीखने को मिली कि पानी हमें भरपूर पीना है और हमें चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम चलेंगे फिरेंगे नहीं और पानी जब तक भरपूर मात्रा में शरीर को नहीं देंगे, तब तक इस तरह की समस्याओं से दवाएं भी कुछ अपना असर नहीं कर पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, सीलियक एक ऐसा रोग है जो कि हमारे पेट की वजह से बड़ी समस्याएं पैदा करता है, लेकिन इससे बचा जा सकता है अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और उनकी राय मानते हैं तो। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ, सबसे पहले देश।